So we are now going to discuss the techniques of scientific management. Okay. Now, first technique is functional foremanship. Okay. फंक्शनल फोरमैनशिप बेसिकली क्या है कि आपके पास एक फैक्ट्री में जो फोरमैन है वो एक लोएस्ट रैंकिंग एम्प्लॉय होता है एज ए मैनेजर। ओके, मगर वो हाईएस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है अमंग्स दी वर्कर्स। अब ये फंक्शनल फोरमैनशिप जो है ये हमारे पूरे प्रोसेस को डिफाइन करता है, कैसे प्रोडक्शन और इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल कैरी आउट किया जाएगा एट लोअर लेवल्स। ओके, foreman is a individual who helps us in understanding how we are carrying out the production activities। प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे की जाएगी, उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और वो जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो पूरा का पूरा किसके हाथ में होता है? एक फोरमैन के हाथ में होता है। और फोरमैन कौन है? फोरमैन एक ऐसा इंडिविजुअल है जो शॉप फ्लोर लेवल पे काम करता है और वो सारे वर्कर्स का हेड होता है। ओके, फोरमैन कौन होता है? एक इंडिविजुअल जो शॉप फ्लोर लेवल पे काम करता है और सारे वर्कर्स का हेड होता है। ये प्रोडक्शन की प्लानिंग करता है, उसे इम्प्लीमेंट करवाता है और उसे कंट्रोल भी करता है। ओके, तो हमने ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप को क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम इनको। बेसिकली इसमें 8 तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, मगर हम इसे दो पार्ट्स में डिस्कस कर देते हैं। एक तो है प्लानिंग फंक्शन और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्शन। ओके, अब इसमें भी वो फर्दर उसको डिस्टिंग्विश करता है 4 हिस्सों में। एक तो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ओके, दूसरा है आपके पास रूट क्लर्क। तीसरा है आपके पास टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और चौथा है आपके पास डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन में भी ऐसे ही हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं। प्रोडक्शन में आपके पास है स्पीड बॉस, फिर है आपके पास गैंग बॉस, फिर है आपके पास रिपेयर बॉस। ओके, और लास्ट है आपके पास इंस्पेक्टर। ओके, तो फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने क्या किया, पूरे के पूरे प्लानिंग एंड प्रोडक्शन को 8 स्पेशलिस्ट्स में ओके वी डिस्ट्रीब्यूट होल प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी at shop floor level into 8 specialists. Okay, categorized
into two, categorized into two main categories, that is production and planning. ओके, तो ये हमारे पास है और यहाँ पे हमने दो एस्पेक्ट्स में कर दिया। और बेसिकली इस कंसेप्ट पूरे को हम क्या कहेंगे, इस पूरे एस्पेक्ट को हम फ्यूल की टर्म्स में क्या कहेंगे? अगर फ्यूल में था, वर्ड डिवीजन ऑफ वर्क, वहां आपने पढ़ा था, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ वर्क को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है by distribution of the complete tasks which are to be done at shop floor level into two different categories. That is, one is planning, another is your production. And in planning we have instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian, production में speed boss, gang boss, repair boss and inspector. अब आपको क्या क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग instructions or explaining the instructions to the workers as to how to use a machine, okay, what to produce, by what time to produce, ठीक है जी, और हु हैज टू डू व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है। अब रूट क्लर्क क्या बताता है? इट डिफाइंस द रूट, द पाथ, रूट और पाथ टू बी फॉलोड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ओके, कि किस रूट को फॉलो करना है, कौन सा लॉन्गर रूट है, शॉर्ट रूट है, या क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, पहला कौन सा स्टेप होगा, दूसरा कौन सा स्टेप होगा, तीसरा कौन सा स्टेप होगा। तो वो पूरे रूट को वो बताता है कि कौन सा रूट आपको कैसे फॉलो करना है फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, वो रूट क्लर्क है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग helps in identifying as to how much time is required to complete any task and what cost it will incur। ठीक है जी, क्या कॉस्ट आएगी किसी काम को कंप्लीट करने में? जैसे एक घर बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा एक घर को बनाने में? पहले बेसमेंट तैयार करने में, फिर ऊपर फ्लोर्स तैयार करने में, फिर वुड वर्क करने में, फिर टाइल या मार्बल का काम करने में, या और जो भी एक्टिविटीज हैं उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा और क्या कॉस्ट आएगी? ओके, वो आपको हेल्प करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन कर दी कि ओके ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। और रूट क्लर्क ने आपको रूट बता दिया, पाथ फॉलो बता दिया कि पहला ये, फिर ये करना है। और फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क उन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए ये बताएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इस सारे रूट को फॉलो करते हुए, और कितना खर्चा आएगा इस रूट से चलकर
काम को कंप्लीट करने में, वो सारा आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है। और डिसिप्लिनेरियन क्या बताता है आपको? डिसिप्लिनेरियन बताता है कि इट हेल्प्स इन कीपिंग टाइट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज। ठीक है जी, आई दे आर completed as defined। मतलब जो चीज जैसे बताई है कंप्लीट होने के लिए, वो डिसिप्लिनेरियन का काम है। वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को, कि आपकी जो टाइम बताया है कि इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो डिसिप्लिनेरियन का काम है to check out that what has been said has been done in that particular way। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम कुछ और कहा था और आपने कंप्लीट किसी और टाइम में किया। अगर पहले कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर लेट करते हो तो वो कॉस्ट को इंक्रीज करता चले जाएगा। ओके, रूट क्लर्क ने जो ने बताया है आपको फॉलो करने के लिए, काम को कंप्लीट करने के लिए, डिसिप्लिनेरियन क्रॉस चेक करता है कि आप उस रूट को फॉलो कर रहे हो प्रॉपरली और नॉट। इफ नॉट, व्हाई द प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर कमिंग, तो वो सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है। तो ये डिसिप्लिनेरियन का काम है। ऐसे ही, अब ये तो था सारा प्लानिंग के एस्पेक्ट आपके पास। अब हम चलते हैं कि दूसरा हमारे पास था कि स्पीड बॉस था हमारे पास यहाँ, जो आपके पास किधर आ गए हम? प्रोडक्शन एस्पेक्ट में। अब स्पीड बॉस का काम क्या है? टू कीप अ चेक on the speed being followed, speed being followed in completion of task, in completion of टास्क। अब स्पीड का मतलब है कि अगर आपको कहा गया कि आज 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो आपको कम से कम 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो उसमें अगर आप विद इन लेस टाइम प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप वियर एंड टियर मशीन की ज्यादा करो, ब्रेक डाउन ज्यादा करो, उससे आपकी मशीन को नुकसान हो सकता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। या अगर आप डिले करते हो, तो उससे क्या है कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के ऊपर इफेक्ट होगा। तो स्पीड बॉस, आफ्टर असेसिंग वेरियस थिंग्स, ही मेक्स एन असेसमेंट के कितना नंबर ऑफ यूनिट्स 8 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद रेस्ट एंड वट एवर द ब्रेक्स वी आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो कितने यूनिट्स विद इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम आप प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी लॉस ऑफ योर मशीनरी, के उसकी वियर एंड टियर ज्यादा नहीं हुआ, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं हुआ। तो ये स्पीड बॉस का काम है। ओके, गैंग बॉस का काम है टू कैरी अलोंग द होल टीम to get required work accomplished विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब गैंग वॉस, बेसिकली ये जो गैंग वाला वर्ड है, ये आया है रेलवेज से। ओके, तो रेलवेज में क्या होता है कि आपकी एक गैंग चलती है, पूरी की पूरी, उसे टीम कहते हैं, जो चेक करती हुई जाती है कि जो रेलवे लाइन है उसकी जो नट बोल्ट्स हैं वो ठीक हैं। मतलब किसी भी ट्रेन के आने से पहले वो पहले आगे आगे चलता है। एक उनकी एक कार्ट है, वो उसको रेलवे लाइन के ऊपर मूव ऑन करते हैं, so that they can cross check everything is in क्लोज कोऑर्डिनेशन, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।
कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, देन दे ट्राई टू रेक्टिफाई इट बिफोर अ ट्रेन, फास्ट मूविंग ट्रेन कम्स ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक। तो वो ट्रैक को कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहते हैं। तो ऐसे ही गैंग बॉस कंपनीज के अंदर भी है, जो प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, जो फ्लोर लेवल पे, जो फैक्ट्री लेवल पे आपके काम हो रहा होता है नीचे, के पूरी की पूरी टीम को आपको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर टीम मेंबर साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेंगे, तो कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा, तो उससे क्या है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी, आपकी क्वालिटी इफेक्ट होगी, मशीन की वियर एंड टियर ज्यादा होगी, तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये गैंग बॉस का काम है कि वो पूरी की पूरी टीम को साथ लेके चलता है, सो दैट दे कैन गेट द वर्क, रिक्वायर्ड वर्क डन इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ओके। फिर आपके पास है रिपेयर बॉस। ये आपके पास एक है रिपेयर बॉस। हिज ड्यूटी इज टू सी दैट, टू सी और चेक that all the machines are working properly. Okay. कि मशीन्स प्रॉपरली काम कर रही हैं, उनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एंड उसमें अगर कोई मेजर रिपेयर वर्क रिक्वायर्ड है, सो दे विल हेल्प यू इन कंप्लीशन और इन using the time period to repair the machines, so that आपकी ज़्यादा मेजर ब्रेक डाउन ना हो जाए, उससे आपकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी इफेक्ट हो जाती है। तो रिपेयर बॉस टाइम टू टाइम मशीन्स को क्रॉस चेक करता रहता है, सो दैट द प्रॉब्लम्स आर नॉट elevated and that is not causing some major trouble to the organization। ओके। तो ये रिपेयर बॉस का काम है। और लास्ट है इंस्पेक्टर। ही क्रॉस चेक्स, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ही क्रॉस चेक द क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क डन। ओके। तो वो क्रॉस चेक करता है क्वालिटी को, काम के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, और ये क्रॉस चेक करता है कि जो आपने असाइन की थी कि ये क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की, क्या वो उसको कंफर्म कर रही है, नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, एंड एंड फाइंड आउट द रीजंस, देन रिमूव दैट प्रॉब्लम। तो ये आपके पास इंस्पेक्टर का काम है। तो ये आपके पास इस तरह से आपने क्या किया है, डिवीजन ऑफ वर्क कर दी है अमंग्स्ट 8 डिफरेंट स्पेशलिस्ट्स। ओके। जो हमने फ्यूल में भी पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है। तो it's very important those who are expert in their respective fields, they should be assigned different tasks so that they can give better productivity। तो यही फंक्शनल फोरमैनशिप में आपके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। ओके। तो ये है पहला एस्पेक्ट, पहली टेक्निक जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की है, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके। फिर आपके पास है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देन देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन and
सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, ये है। अब स्टैंडर्डाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप जब प्रोड्यूस करते हो तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज होता है आपके पास प्रोडक्ट का। ओके, स्टैंडर्ड साइज मतलब 10 इंच हो गया या 11 इंच हो गया किसी प्रोडक्ट का, या 12 इंच हो गया। जैसे टीवी है आपके पास, एलईडी स्क्रीन आती हैं, वो आपके पास हो गई 32 इंच की स्क्रीन हो गई, 40 इंच की स्क्रीन हो गई। ऐसे नहीं होगा कि 33.5 इंच, 37.5 इंच। उसमें तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी आपके पास। कुछ भी आपको उसको प्रोड्यूस करना है तो आपको मशीन की रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उसमें प्रॉब्लम। जैसे कोई एसी है तो उसका आपकी टनेज फिक्स्ड है, 1 टन, 1.5, 2 टन, उसका साइज भी डिफाइंड है, उसके नट बोल्ट्स का साइज भी डिफाइंड है, उसके क्या कहते हैं जो पाइप है या जो उसके ओपनिंग्स हैं उसका साइज डिफाइंड है। तो ये स्टैंडर्ड साइज आपको होना चाहिए। जैसे मतलब कि एक मशीन क्या क्वालिटी क्वालिटी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मशीन डिफाइन कर दिया कि क्वालिटी को क्वांटिटी को ओके, या फिर आपके मटेरियल की मटेरियल को आपको स्टैंडर्ड होना चाहिए, मटेरियल के क्या किस तरीके का मटेरियल आएगा। तो ये सारा या प्रोडक्शन मेथड्स, इनका स्टैंडर्ड्स आपके फिक्स्ड हैं, बेंचमार्क्स हैं, टेम्परेचर डिफाइंड है, ह्यूमिडिटी लेवल्स डिफाइंड हैं, ओके, लाइटनिंग लेवल्स डिफाइंड है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड फिक्स्ड नहीं है तो आप इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते हो। अब जैसे आपको स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास टाटा मोटर्स एक बेस्ट एग्जांपल है, उसके कई सारे ऐसे व्हीकल्स हैं कि अगर आप स्पेयर पार्ट लेने जाओ तो टाटा के इंटरचेंजेबल स्पेयर पार्ट्स हैं, कि वही जो नट बोल्ट हैं वो टाटा सफारी में भी यूज कर रहा है, वही नट बोल्ट वो हैरियर में भी यूज करेगा, वही नट बोल्ट वो किसी ट्रक में भी यूज कर रहा होगा, क्योंकि उनके जो इंजन का साइज है या नट बोल्ट्स का साइज है उन्होंने ऑलमोस्ट एक जैसा रखा हुआ है। जैसे टाटा 407 का ट्रक है या छोटा हाथी जिसे बोलते हैं, वो ऐसे उन्होंने इक्विपमेंट, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स का स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। जब आपका प्लेटफॉर्म सेम कर दिया, स्टैंडर्ड साइज जैसे टायर का साइज 18 इंच का दे दिया या 17 इंच का दे दिया या 16 इंच का रेडियल दे दिया, तो रेडियल का साइज, अब उसके अंदर का स्ट्रक्चरिंग जैसे मर्जी रेडियल की चेंज करते रहे, बट उन्होंने एक साइज दे दिया कि 16 इंच का टायर है। अब 16 इंच का अगर हैरियर में भी टायर है और 16 इंच का आपकी टाटा सफारी में भी है, तो यू कैन इंटरचेंज देम इजीली। ओके, तो उनमें जो आपके स्पेयर पार्ट्स होंगे, जो स्पैनर्स होंगे, वो ऑलमोस्ट, या जैक होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का होगा, तो आप इजीली उनको यूज कर सकते हो। तो ये जो एस्पेक्ट है वो कहते हैं स्टैंडर्ड साइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तो आपको नट बोल्ट्स के आपको बहुत सारा स्टॉक नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 0.25, 0.5, 0.75 पॉइंट पूरा एक राउंड फिगर में है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो 4 डिफरेंट साइजेस आपको रखने पड़ेंगे।
तो उनमें हर बार आपके फिर आपको स्पेयर पार्ट जो स्पैनर्स हैं वो भी अलग अलग रखने पड़ेंगे, बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। उससे क्या है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव ए स्टैंडर्ड साइज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, एक फिक्स्ड साइज होना चाहिए, होल फिगर में होना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली रिपेयर, मेंटेन एंड प्रोड्यूस देम। आपको मशीन्स बार बार चेंज नहीं करनी पड़नी चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्डाइजेशन का है। फिर है आपके पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में वो कह रहा है कि आपको कोई सुपरफ्लुअस वैरायटीज नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी ग्रेड्स, वैरायटीज, साइज। तो उससे क्या है कि आपके पास अननेसेसरी डाइवर्सिटी हो जाती है। जैसे आप गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहे हो, तो देखो मारुति जैन थी, तो उसने उस पूरे सिस्टम को ही हटा दिया। क्योंकि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, आप मारुति 800, फिर 800 की जगह K10 आ गई, फिर जैन आ गई। तो मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाते जा रहे थे। एक ही शेप की गाड़ी को, एक ही तरह का स्ट्रक्चर था ऑलमोस्ट, उसकी इतनी सारी आपने वैरायटीज क्रिएट कर रखी थी। तो आपने उन सारी पुरानी व्हीकल्स को कट डाउन किया, एक छोटा व्हीकल रखा, K10 या जो भी मारुति 800 की जो भी आपने वैरायटी रखनी थी वो रख के, बाकी आप मारुति जैन या बेलेनो पे शिफ्ट कर गए हो। तो उसमें भी आपने जो मिड साइज में भी आपने वैरायटीज बना रखी थी, उनको आपने कट डाउन करना शुरू कर दिया। कि उससे क्या है, आपका एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं, व्हीकल आपके कम सेल हो रहे हैं, और आपकी जो मार्केट में रेपुटेशन है वो भी इफेक्ट होती है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो वैरायटीज आपने क्रिएट कर रखी हैं एक ही लेवल में, मतलब सब 4 मीटर के लेवल में जो व्हीकल्स हैं आपने 10 बना दिए। 10 में से आपकी सेल कुछ 4 की सेल अच्छी है, बाकी की सेल अच्छी नहीं है। और उसमें कोई ज्यादा इतनी वेरिएशन भी नहीं है कि XYZ थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके आपने प्रोडक्ट्स बना दिए। तो आप इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाओगे तो आपकी कंपनी के ऊपर ओवरलोड हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करते हो, उस सारी सुपरफ्लुअस वैरायटीज को कट डाउन करते हो। ओके, एंड यू कट डाउन देम टू द लोएस्ट लेवल, सो दैट आपकी जो लेबर कॉस्ट है, मशीनरी की कॉस्ट है, टूल एंड इक्विपमेंट के ऊपर जो कंट्रोल है वो अच्छे से कर सको। ये सिंप्लीफिकेशन है आपके पास। ओके, अब इसके बाद एक और एलिमेंट है आपके पास, दैट इज योर मेथड स्टडी। ओके, मेथड स्टडी में है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग बेस्ट वे टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और ए जॉब। ओके, तो आपके पास मल्टीपल वेज हैं किसी जॉब को, किसी मटेरियल को हैंडल करने का, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने का। तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट वे हाउ यू कैन कंप्लीट ए पर्टिकुलर टास्क। मान लीजिए कि आपने एक इक्विपमेंट लिया था, टूल लिया था, तो आप उसे यूज कर रहे थे, तो आपको लग रहा था बहुत एफर्ट उसमें है, तो आपने क्या किया, एक प्रेशर गन डेवलप कर ली। अब प्रेशर गन से
आप नट बोल्ट को बहुत इजीली खोल लेते हो। ओके, प्रेशर मशीन से आप टायर को बहुत इजीली निकाल लेते हो, फिर उसको जो भी आपने उसको ठीक करना है, फिर उसको आप वापस रेडियल के ऊपर रीलोकेट कर लेते हो, मतलब वापस उसको चढ़ा लेते हो। तो ये क्या था, हमने मेथड ढूंढा कि कौन सा ऐसा मेथड यूज किया जाए। जैसे आपके पास स्पैनर का साइज छोटा था, तो आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा रॉड ले ली। उससे क्या हुआ कि आपको स्पैनर को यूज करना आसान हो गया। आपका एफर्ट, जो आपकी एनर्जी यूज हो रही थी, वो कम यूज हो रही है, और आपका काम जल्दी कंप्लीट हो रहा है। तो मेथड स्टडी क्या है, ये बताता है कि कौन सा बेस्ट मेथड आप यूज कर सकते हो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, एंड दैट विल हेल्प यू इन सेविंग योर एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट्स, and will help in completion of the time of the work in a particular in a defined time period. Okay, तो ये आपके पास क्या है कि मेथड स्टडी है। ओके, तो आप डिसाइड करते हो कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कब कब कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, और कौन इंडिविजुअल उन स्टेप्स को फॉलो करेगा, सो दैट वर्क इज बीइंग डन इन ए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये आपके पास मेथड स्टडी है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है मेथड स्टडी तक। आपको डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क। हाँ जी, कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट्स हैं? तो फोरमैन कौन होते हैं? फोरमैन एक इंडिविजुअल होता है जो लोअर शॉप फ्लोर लेवल पे काम करता है। जैसे मैनेजर होता है ऑफिस में, वैसे ही फैक्ट्री लेवल पे जो लोअर लेवल होता है, वहां पे एक मैनेजर जैसा ही होता है। वो मैनेजर तो नहीं कहते उसे, मगर मैनेजर जैसा ही होता है, जो सारे वर्कर्स की एक्टिविटीज को मैनेज करता है, उसे हम फोरमैन कहते हैं। हाँ जी, और कोई डाउट? और कोई डाउट है? चलो फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स।